डिप्थीरिया गलाघोटू के बारे में चर्चा करूंगा। डिप्थीरिया को गलाघोटू भी कहते हैं। यह एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होता है। इसके विरुद्ध एक वैक्सीन उपलब्ध होने के कारण डिप्थीरिया का प्रकोप काफी कम हो गई है और 2020 में मात्र 3,500 केस भारत में रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन जो बच्चे को डिप्थीरिया के विरुद्ध अनवैक्सीनेटेड है या पार्शियली वैक्सीनेटेड है उसमें डिप्थीरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। इटियोपैथोजेनेसिस डिप्थीरिया के कारण किसी डिप्थीरिया के पेशेंट या कैरियर के सिक्रीशन और डिस्चार्ज इस बीमारी के सोर्स ऑफ इंफेक्शन है। डिप्थीरिया का ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट और वाया ड्रॉपलेट ऑफ सिक्रीशन से फैलता है। कॉर्निक बैक्टीरियम डिप्थीरियाई मरीज के रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सांस के नली में प्रवेश करता है। यह बैक्टीरिया एक पावरफुल एक्सोटॉक्सिन छोड़ता है जिसके कारण मरीज में सिस्टेमिक एंड लोकल लीजन आता है। द एक्सोटॉक्सिन कॉजेज नेक्रोसिस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स एंड लिबरेट सीरस एंड फिब्रिनस मटेरियल व्हिच फॉर्म्स ए ग्रेइश व्हाइट सूडो मेम्ब्रेन दैट ब्लीड ऑन डिस्क्लोज। जो एक्सोटॉक्सिन है वह एपिथेलियल सेल का नेक्रोसिस करता है जिसके कारण सीरस और फाइब्रिनस मटेरियल निकलता है और एक ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन बनाता है। अगर इसको हटाएंगे तो उस जगह पर ब्लीडिंग होने लगेगी। यह एक पिक्चर है डिप्थीरिया के पेशेंट का। इसमें पहले पिक्चर में बुल नेक का पिक्चर है और दूसरे पिक्चर में टॉन्सिलर एरिया में डिप्थीरिक ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल है। डिप्थीरिया मेम्ब्रेन के आसपास के टिश्यू इन्फ्लेम्ड और इनमेटस हो जाते हैं। डिप्थीरिया के एक्सोटॉक्सिन शरीर के हार्ट, किडनी और मायोकार्डियम को प्रभावित करते हैं। क्लिनिकल फीचर डिप्थीरिया रोग के लक्षण। द ऑनसेट इज जनरली एक्यूट विद द फीवर, मैलेज, हेडेक। द चाइल्ड हैज ए टॉक्सिक लुक। इसका जो शुरुआत होती है वह एकाएक मरीज में बुखार, पूरे शरीर में दर्द और सिर में दर्द होने लगते हैं और बच्चे जो है ना टॉक्सिक लुक दिखते हैं। द क्लिनिकल फीचर डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। द कॉमनेस्ट फॉर्म इज फॉसियल, मुंह के पिछले भाग, और टॉन्सिलोफेरेंजियल डिप्थीरिया इन व्हिच देयर इज ए रेडनेस एंड स्वेलिंग ओवर द फॉसेज। मतलब डिप्थीरिया जो है ना का जो लक्षण है वो निर्भर करता है कहां पर डिप्थीरिया हुआ है। द सबसे जो कॉमन होता है वो फॉसियल, मुंह के पिछले भाग में, या टॉन्सिलोफेरेंजियल डिप्थीरिया होता है जिसमें लाल और सूजन हो जाता है मुंह के पिछले भाग में। द एक्जुडेट coalesces to form a grayish white pseudo membrane which extend to the surrounding area। इसमें जो एक्जुडेट होते हैं वह ग्रेइश व्हाइट एक स्यूडो मेम्ब्रेन बनाते हैं और आसपास के एरिया में वो फैलते हैं। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज लीडिंग टू ए बुल नेक अपीयरेंस। मरीज के जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और देखने में लगता है कि ये बुल नेक अपीयरेंस है। इसके अलावा सोर थ्रोट, डिस्फेजिया, मफल्ड वॉइस आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट। इसके बाद गले में खराश होता है, डिस्फेजिया की चीज को घोटने में दिक्कत होती है और उसका आवाज जो है ना वो मफल्ड हो जाता है। इन नेजल डिप्थीरिया देयर इज ए यूनिलैटरल और बायलैटरल सेरोसैंगुअस डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड एक्सकोरिएशन ऑफ द अपर लिप। नेजल डिप्थीरिया में क्या होता है कि यूनिलैटरल या बायलैटरल सेरोसैंगुअस डिस्चार्ज नाक से निकलते हैं और ऊपर के जो लीफ होते हैं उसमें जाकर के घाव जैसा बन जाता है। इन लैरेंजियल डिप्थीरिया द मेम्ब्रेन ओवर द लैरिंक्स लीड्स टू द ब्रासी कफ, स्ट्राइडर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर लैरेंजियल डिप्थीरिया है तो मेम्ब्रेन जो लैरिंक्स पर होते हैं इसके कारण बच्चे में ब्रासी कफ, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। डिप्थीरिक लीजन may occasionally also be found in the skin and conjunctiva।
डिप्थीरिया का जो लीजन होता है कभी कभी चमड़े और कंजक्टिवा पर भी मिलते हैं। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन इज द रेस्पिरेटरी फेल्योर ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ द एयरवेज बाय द मेम्ब्रेन। डिप्थीरिया का जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है वो रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होता है वो सांस के नली को बंद कर सकता है। दूसरा, मायोकार्डाइटिस जनरली अकर बाय द सेकेंड वीक ऑफ द इलनेस and can lead to the symptom of congestive cardiac failure, arrhythmias and sudden death। जो मायोकार्डाइटिस होता है कॉम्प्लिकेशन में वह दूसरे सप्ताह में आता है और इसके कारण हार्ट फेलियर हो जाता है, एरिथमिया हो जाता है और कभी कभी सडन डेथ हो जाता है बच्चे का। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड ए पैलेटल पाल्सी which occur in the second week and is clinically manifested by the nasal tongue and nasal regurgitation। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में पहला जो है पैलेटल पाल्सी है जो कि दूसरे सप्ताह में होता है और इसमें जो बच्चा आवाज निकालता है जैसे लगता है नाक से निकाल रहा है, और नेजल कोई चीज मुंह से घोटता है लिक्विड तो नाक से निकल जाता है। दूसरा बी में होता है जनरलाइज्ड पोलिन्यूराइटिस बाय 3 to 6 weeks ऑफ इलनेस। जनरलाइज्ड पोलिन्यूराइटिस 3 से 6 सप्ताह के अंदर होता है। रीनल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड्स ओलिगोरिया एंड प्रोटीनूरिया। रीनल कॉम्प्लिकेशन में ओलिगोरिया पेशाब बहुत कम होने लगता है और प्रोटीनूरिया पेशाब में एल्बुमिन की मात्रा सिक्रीशन बढ़ जाता है। डायग्नोसिस, रैपिड डायग्नोसिस इज एनेबल्ड बाय अल्बर्ट स्टेन ऑफ ए स्वैब फ्रॉम द ओरोफैरिंक्स और लैरिंक्स। मतलब तुरंत इसका डायग्नोसिस अल्बर्ट स्टेन के द्वारा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है किस स्टेन से करते हैं। कल्चर हाइवर टेक्स 8 hours टू बिकम एलेबल और इसका कल्चर 8 घंटे के बाद आता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फॉसियल डिप्थीरिया बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। जो फॉसियल डिप्थीरिया होता है इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। इसमें पेशेंट को क्या हो जाता है, पेशेंट हैव हाई फीवर बट आर लेस टॉक्सिक एंड मेम्ब्रेन इज कन्फाइंड टू द टॉन्सिल। एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल मेम्ब्रेनस फ्रेंजाइटिस में पेशेंट को एकाएक हाई फीवर आता है लेकिन इसमें टॉक्सिक लुक नहीं होता है और इसका जो मेम्ब्रेन होता है टॉन्सिल में ही सीमित रहता है। दूसरा का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वायरल एडिनोवायरस मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। इसमें मरीज को हाई फीवर, सोर थ्रोट, मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस विथ नॉर्मल ल्यूकोसाइड काउंट एंड यह जो है सेल्फ लिमिटेड होता है, 4 से 8 दिन में समाप्त हो जाता है। तीसरा का कॉम्प्लिकेशन हर्पेटिक टॉन्सिलाइटिस है, एफ्थस स्टोमेटाइटिस है, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या होता है, जनरलाइज रैश होता है, लिम्फेडिनोपैथी होता है, एबनॉर्मल ल्यूकोसाइटोसिस होता है और पॉजिटिव पॉल बनल टेस्ट आता है। एग्जाम में पूछता है इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस का क्या टेस्ट है, तो पॉजिटिव पॉल बनल टेस्ट। ट्रीटमेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ थेरेपी इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन। मतलब इसका मेन इलाज है कि हम लोग डिप्थेरिक एंटीटॉक्सिन मरीज को देते हैं। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का डोज 10,000 से 30,000 इंटरनेशनल यूनिट IM देते हैं एंड शुड बी एडमिनिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल बिफोर द बैक्टीरिया हैव फिक्स्ड टू द टिश्यू। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन डायग्नोसिस के तुरंत ही देना चाहिए, क्योंकि अगर इसका टॉक्सिन टिश्यू में फिक्स कर जाता है तो ज्यादा फायदा नहीं करता है। The degree of protection offered by the diphtheria antitoxin is inversely proportional to the duration of the clinical illness। मतलब जो प्रोटेक्शन करता है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन वो डिपेंड करता है कि कितना आप जल्दी उसको वैक्सीन को लगाए हैं। अगर देर करेंगे तो कम फायदा करेगा। रिपीट डोजेज ऑफ एंटीटॉक्सिन में बी गिवन इफ क्लिनिकल इंप्रूवमेंट इज नॉट सैटिस्फैक्टरी। अगर एक डोज लगा दिए एंटीटॉक्सिन का, अगर मरीज में सुधार नहीं हो रहा है तो दोबारा एंटीटॉक्सिन हम लोग लगाते हैं मरीज को। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन शुड बी यूज्ड टू टर्मिनेट टॉक्सिन प्रोडक्शन
limit proliferation of bacteria, to prevent spread of organisms to the contact and to prevent the development of carriers. एंटीबायोटिक हम लोग पेनिसिलिन और इथ्रोमाइसिन देते हैं ताकि बैक्टीरिया में आगे टॉक्सिन प्रोडक्शन नहीं हो, बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन ना हो और ये जो बैक्टीरिया है दूसरे आदमी के कांटेक्ट में ना जाए और कैरियर का डेवलपमेंट ना हो. दिस शुड बी फॉलोड बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन एज क्लिनिकल डिजीज डज नॉट कन्फर एक्टिव इम्यूनिटी. मतलब एंटी टॉक्सिन देने के बाद या बीमारी होने के बाद भी मरीज का इम्यूनाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल केस डिजीज जो होते हैं वो मरीज में इम्यूनिटी पैदा नहीं करते हैं. बेड रेस्ट इज एडवोकेटेड फॉर 2 to 3 वीक्स. मरीज को बेड रेस्ट 2 से 3 सप्ताह के लिए रहने के लिए कहते हैं. चिल्ड्रेन शुड बी मॉनिटर्ड फॉर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन एंड मैनेज ट्रैकियोस्टोमी मे बी रिक्वायर्ड इन सम केसेस. और मरीज में हमेशा एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन को देखते रहते हैं. अगर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो मरीज में ट्रैकियोस्टोमी करना पड़ सकता है. सडन एक्सर्शन शुड बी अवॉइडेड एंड चेंजेस इन द रेट एंड रिदम ऑफ हार्ट शुड बी लुक्ड फॉर. मरीज में ज्यादा जाकर के जोड़ नहीं देना, उछल कूद नहीं करना है, क्योंकि इसमें मरीज का हार्ट पर प्रॉब्लम होगा. मरीज के हमेशा हार्ट रेट और रिदम को देखते रहते हैं. चिल्ड्रन विद द पैलेटल पाल्सी शुड बी फेड बाय नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग. अगर कोई पैलेटल पाल्सी डिप्थीरिया में लेकर आता है तो उसका अगर मुंह से नहीं ले रहा है तो नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग करवाते हैं. जनरलाइज्ड वीकनेस शुड ड्यू टू पोलिन्यूराइटिस इज ट्रीटेड एज फॉर पोलियोमाइलाइटिस और गुलेन-बरेन सिंड्रोम. अगर मरीज को पोलिन्यूराइटिस हो गया डिप्थीरिया में तो इसका इलाज उसी प्रकार से करते हैं जैसे पोलियोमाइलाइटिस में और गुलेन-बरेन सिंड्रोम में हम लोग करते हैं. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. द पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड अंटिल 2 सक्सेसिव कल्चर ऑफ द थ्रोट एंड नोज आर नेगेटिव फॉर द डिप्थीरिया. मरीज को एक अलग जगह रखते हैं तब तक जब तक कि उसका जो कल्चर 2 कल्चर करवाते हैं 48 घंटा के अंतराल पर, जब तक कि वो नेगेटिव नहीं हो जाता है, क्योंकि इससे दूसरे मरीज में फैल सकता है. ऑल कंटामिनेटेड आर्टरी फ्रॉम द डिस्चार्ज शुड बी डिसइंफेक्टेड. और मरीज से जो भी सिक्रीशन निकला है उसको जाकर के हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं. ऑल हाउसहोल्ड एंड other contacts should be observed carefully for the development of active lesion, culture for the Corynebacterium diphtheriae and given chemoprophylaxis with the oral erythromycin for the 7 days or single dose of benzathine penicillin. घर के अन्य सदस्य को हम लोग जाकर के ऑब्जर्वेशन में रखते हैं क्योंकि उसको डिप्थीरिया हुआ है या नहीं, और कभी कभी उसका कल्चर भी करा लेते हैं और बचाव के लिए कैमोप्रोफाइलैक्सिस देते हैं जिसमें ओरल एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन 7 दिन के लिए देंगे. अगर नहीं लेता है तो सिंगल डोज बेंजाथिन पेनिसिलिन भी हम लोग देते हैं. प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट शुड रिसीव ए बूस्टर डोज ऑफ डिप्थीरिया टॉक्साइड. अगर पहले से कोई बच्चा पर टीका हो चुका है तो उसको जाकर के हम लोग सिंगल डोज डिप्थीरिया का वैक्सीन देते हैं. Those not fully immunized should receive immunization for their age. अगर कोई इम्यूनाइजेशन किसी बच्चा का नहीं हुआ है तो उसके उम्र के अनुसार उसका हम लोग टीकाकरण करवाते हैं. If the child is less than 1 year, then give 3 doses of vaccine injection pentavalent at the interval of 28 days. Or if the child is above 1 year, then give vaccine injection DPT at interval of 28 days. अगर कोई बच्चा जाकर के 1 साल के नीचे है और उसको टीका नहीं लगा है तो उसको 3 डोजेस वैक्सीन देते हैं पेंटावेलेंट के 28 दिन के अंतराल पर. अगर कोई चाइल्ड 1 साल के ऊपर है और वैक्सीनेटेड नहीं है तो इंजेक्शन उसको डीपीटी लगाते हैं, 3 डोज लगाते हैं 28 दिन के इंटरवल पर. धन्यवाद. ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें. चैनल सर्च @DR Umesh मेडिकल से करें.